गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 12 नौकर पढ़ेंगे और समझेंगे। यह पाठ हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में है। आपको तो उनके बारे में पता ही हुआ होगा कि उनका 2 अक्टूबर का जन्मदिन आता है और 30 जनवरी को उनका देहांत हो गया था। तो अब उन्हें हमें राष्ट्रपिता क्यों कहा गया है, इस बारे में आपने बहुत लेख और कॉम्पिटिशन्स में भाग भी लिए होंगे। उनके अपने कुछ उसूल थे। उनके क्या उसूल थे बच्चों? हार्ड वर्क, डू योर वर्क योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, लव टू यंग वंस, मेक योर ओन रूल्स एंड ओबे इट। और उनका कहना था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। इन्हीं सभी गुणों की चर्चा उन्होंने इस पाठ में की है और हमें भी इस पाठ से ये बातें सीखने को मिलती हैं। इस पाठ में उन्होंने गांधी जी के जीवन के कुछ प्रसंग चुनकर प्रस्तुत किए हैं। गांधी जी की जीवन शैली और श्रम के प्रति निष्ठा को इस पाठ में मुख्य रूप से बताया गया है। यह पाठ हमें श्रम का महत्व बताता है, हार्ड वर्क का इम्पोर्टेंस बताता है। इस पाठ से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। वी हैव टू वर्क आवर ओन वर्क, ऐसा मैंने आपको पहले बता दिया है। अपना काम करने से कोई छोटा नहीं होता। यह बात गांधी जी के जीवन के उदाहरण से हमें सीखनी चाहिए और सीखने को मिलती भी है। गांधी जी किसी काम को छोटा नहीं समझते थे। किसी को कष्ट ना पहुँचे इसका वह खास ध्यान रखते थे। वे सदैव इन बातों को ध्यान रखते थे कि मेरे से किसी को कोई कष्ट ना पहुँचे, दुख ना पहुँचे। वे ऐसा कोई भी कार्य या काम नहीं करते थे जिसे करने में लोग हमें छोटा समझे। वह हर कार्य को करने के लिए तैयार रहते थे। उनकी सामर्थ्य में जो भी काम हो, अर्थात जो भी काम वह कर सकते हों, वे सभी को समान दृष्टि से देखते थे, यानी इक्वली। उनकी समझ में कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। उनकी समझ में उनके लिए सभी एक समान होते थे। जैसे कि बच्चों, आज के युग में श्रम ना करना एक फैशन ही बन गया है। अपना काम नौकरों के पास करवाना समृद्धि का एक सूचक बन गया है। ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवन शैली और श्रम की प्रति निष्ठा हमारे लिए एक आदर्श। हम भी श्रम के महत्व को सीखें। यही संदेश देने के लिए पाठ में गांधी जी के जीवन से कुछ अच्छे प्रसंग सुनकर यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। अपना काम स्वयं करने से कोई छोटा नहीं होता, यह वह बार बार इस पाठ में हमें सिखा रहे हैं और ये हमारे लिए सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब हम पेज नंबर 78 का यह पाठ पढ़ते हैं। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। अर्थात जो हम नौकर चाकर से काम करवाते हैं, ऐसे काम साधारणतः वह खुद ही कर लेते थे। वह कभी भी किसी भी नौकरों की बाट या राह नहीं देखते थे कि भाई जैसे क्लास में टीचर आती है और खुद ही विंडो खोल देती है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पियोन आकर ही विंडो खोले। ऐसे छोटे छोटे काम टीचर बच्चे खुद कर लेना चाहिए, ऐसा वह इस पाठ में हमें सिखाते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। अर्थात बैरिस्ट्री यानी वह वकालत पढ़े हुए थे, वे बड़े वकील थे। जब वह हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वह प्रतिदिन यानी बच्चों डेली ही वे खुद आटा पीसते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। मैं आपको बता दूं, कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम था। तो चक्की चलाने में यानी गेहूं पीसने में उनकी पत्नी व उनके बेटे भी उनका हाथ बटाना यानी मदद करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा था। आपको पता ही होगा, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है जो गांधी जी की
हमें गांधी जी के बारे में सब कुछ बताता है, उसमें उसका चित्रित किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। अर्थात इस प्रकार घर में महीन यानी बारीक आटा या मोटा जो भी आटा चाहिए था रोटी बनाने के लिए, वह गांधी जी खुद ही पीस लेते थे। और साबरमती आश्रम में भी उन्होंने ये पीसने का काम जारी रखा था, यानी चालू रखा था। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। अर्थात वह चक्की को ठीक करने के लिए, यानी कभी खराब हो जाए, आटा न पीसे, उसके दांतें घिस गई हों, तो वह खुद ही उसे ठीक कर लेते थे। कौन? गांधी जी। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। गेहूँ पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठ खड़े हो गए। एक बार वहाँ कार्यकर्ता यानी जो काम करते हैं, उन्होंने कहा कि आश्रम में आटा थोड़ा कम है, तो गांधी जी खुद स्वयं यानी खुद खड़े हो गए आटा पीसने के लिए। गेहूँ पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। अर्थात बीनना यानी सफाई करना। अनाज मम्मी लाती हैं तो उसको बीनती है ना भाई, दाल वगैरह के, कि कोई पत्थर वत्थर ना हो, तो ऐसे गांधी जी भी कहते थे कि गेहूँ पीसने से पहले उसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। कोई पत्थर तुनका हो तो हम उसे निकाल दें। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते हुए गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। अर्थात गांधी जी को बाहरी लोग यानी कोई भी आकर, कोई भी मेहमान आ जाए, कोई बाहर के लोग आ जाए जिन्हें हमें न जानते हों, उनके सामने उन्हें शारीरिक मेहनत यानी फिजिकल वर्क, उन्हें कोई भी काम करने में शर्म नहीं आती थी। और एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र, कई स्टूडेंट्स मिलने आते हैं और उनको किस पे घमंड था बच्चों? अपनी अंग्रेजी पर, अपने इंग्लिश बोलने पर बहुत गर्व यानी घमंड था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि हम आपकी कोई सेवा कर सके तो कृपया हमें अवश्य बताएं। अर्थात बात करते करते वह गांधी जी से कहते हैं कि बापू, गांधी जी को सब लोग बापू बोलते थे, ये तो आपको पता ही होगा। बापू, अगर हम आपकी कोई सेवा कर सकें तो हमें कृपया अवश्य बताएं, प्लीज़ हमें बताइए। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। स्टूडेंट्स को लगा कि हम तो इंग्लिश बोलने वाले हैं, शायद बापू यानी गांधी जी हमें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। पर उनको ऐसी आशा पर पानी फिर जाता है। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली यानी समझ ली, भांप ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो एक थाली के गेहूँ बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूँ बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। अर्थात बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि वह स्टूडेंट्स समझते हैं कि गांधी जी हमें कुछ पढ़ने लिखने का, हम तो एजुकेटेड हैं, पर गांधी जी उनकी मन की बात समझ गए थे, ताड़ ली थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास समय हो तो एक थाली के गेहूँ बीन डालिए। अर्थात आप एक थाली के गेहूँ साफ कर डालिए। आगंतुक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाहरी लोग, आए हुए लोग तो मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। चारा नहीं था यानी मुहावरा है, यानी अब कोई ऑप्शन नहीं था। 1 घंटे तक गेहूँ बीनने के बाद वो लोग यानी वो स्टूडेंट, छात्र थक गए और उन्होंने गांधी जी से क्या कहा बच्चों? विदा मांग ली कि अब हम चलते हैं। अर्थात वो इतना थक गए कि उन्होंने एक थाली ही गेहूँ बीना, उसी में थक गए। ऐसे कोई थकता है बच्चों? नहीं, पर उनको इस बात का घमंड था ना अंग्रेजी का, इसलिए वो थक गए और एक थाली गेहूँ बीनकर वो थक गए और उन्होंने गांधी जी से विदा मांग ली कि अब हम चलते हैं। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 79। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का झाला देखते तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे। आड़े हाथों लेना मुहावरा यानी गुस्सा हो जाते थे। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के रसोई घर का काम संभाला। सवेरे की प्रार्थना होते ही वे सीधा रसोई घर में, किचन में सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर कहीं गंदगी, मकड़ी के जाले या आलू के छिलके इधर उधर पड़े हुए दिखते तो गांधी जी अपने सभी साथियों को
गुस्सा होते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रम वासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। अर्थात गांधी जी को हेल्दी फूड्स के बारे में, उनके अंदर कितने पौष्टिक गुण हैं, सब चीज़ों का पता था कि सब्जी में, फल में कौन से विटामिन्स, मिनरल्स आपको मिलते हैं, किसमें फैट्स होते हैं, उन्हें सब पता था। एक बार आश्रम में किसी ने आलू को बिना धोए काट लिया तो उनको गांधी जी ने समझाया कि आलू और नींबू को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए, उन्हें धोना चाहिए। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचार ना हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक का श्रम न करना पड़े। अर्थात जब तक लाचार होना यानी जब तक आप किसी के अधीन ना हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, तो गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वे अपने डेली रूटीन के काम खुद ना कर सकें। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी, यानी उनके अंदर इतना पोटेंशियल था कि वह अपना काम खुद कर लेते थे। ये बात मैं आपको इस पार्ट में बार बार समझाऊंगी कि उनका कहना था कि जब तक हो हम किसी के लाचार ना हो तब तक हमें अपने काम स्वयं करना चाहिए। ऐसी उनमें एक अद्भुत क्षमता थी और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे, अर्थात नाम नहीं जानते थे, अर्थात वो कभी भी नहीं कहते थे कि आज मैंने किचन में खाना बनाया तो मैं थक गया, मैंने आश्रम में झाड़ू लगाई तो मैं थक गया। वो कभी भी थकान का नाम नहीं लेते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। अर्थात जब दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध का नाम, उस जैसे अलग अलग युद्ध को नाम देते हैं ना, ऐसे बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने जो लोगों को लग जाती थी लड़ाई के दौरान, उन्हें स्ट्रेचर पर लादकर, स्ट्रेचर पर डालकर और खुद उठाकर एक दिन में कितना बच्चों 25-25 मील तक ढोया था, यानी लेकर गए थे। वह मीलों पैदल चल सकते थे, अर्थात वह एक दिन में कितने भी माइल पैदल चल सकते थे। कौन? गांधी जी। तो अब आपको ये बात तो समझ ही आ रही होगी कि वह कितने मेहनती थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे, टॉल्स्टॉय बाड़ी बच्चों एक जगह का नाम है, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे, यानी 42 माइल्स तक, अक्सर यानी मोस्टली। इसके अलावा वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते, अर्थात उनके पीछे पीछे चलते थे, उन्हें फॉलो करते थे। अर्थात जब वह टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई भी काम होने पर वह दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इतना लंबा सफ़र वो खुद चलकर ही जाते थे। और इसके लिए वह क्या करते थे, इतनी दूर जाना था तो घर से साथ में क्या ले लेते थे बच्चों, थोड़ा नाश्ता, ताकि भूख लगे तो हमें थकान न लगे। और घर से कितने बजे? सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में ख़रीदारी करते और शाम, क्योंकि इतना दूर चलेंगे तो पहुँचते पहुँचते तो दिन निकल ही आएगा, तो शाम होते होते वह वापस अपने फार्म पे लौट आते थे। उनके सभी साथी उनके इस काम में मदद करते थे और खुशी खुशी उनके साथ चलते थे, वह भी कभी कंप्लेन करते नहीं थे। तो बच्चों आज हमने आपको लेसन नंबर 12 का पेज नंबर 78 और आधा 79 मैंने पढ़ा दिया है और समझा दिया है। आप इसे पढ़िएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।